मित्रों नमः संस्कृताय। मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं संस्कृत की एक नई क्लास में। मित्रों आपने समास पढ़े हैं। समास पढ़ने के बाद दूसरी क्लास हम नहीं दे पाए तो आपके बहुत सारे कमेंट आए कि समास रह गए हैं, कुछ 3 समास। मित्रों कुछ टेक्निकल एरर था, तो टेक्निकल एरर के कारण वो वीडियो नहीं डाल पाए थे, इसलिए आपको अगला वीडियो डाल दिया गया था। इसीलिए ये वीडियो रखा गया है, तो आप देखिएगा। समास के लिए एक विशेष तैयारी की गई है। आपको एक वो स्ट्रक्चर दिया गया है या वो ढांचा दिया गया है ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ सके। इसके पहले 3 समास जो आपको पढ़ाए थे वो भी इसी ढंग से पढ़ाए थे और ये 3 समास भी इसी ढंग से पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मित्रों ऐसे समास आपने पहले नहीं पढ़े होंगे या पढ़े होंगे तो सिर्फ समास पढ़े होंगे, समास के भेद वगैरह नहीं पढ़े होंगे। और ये संपूर्ण समास है। अगर 3 पहले के और 3 ये आप पढ़ लेते हैं तो समास से शायद क्वेश्चन खाली नहीं जाएगा। मित्रों हमारा अगला समास जो था वो था तत्पुरुष समास। आप तत्पुरुष समास में देख रहे हैं कि पहली बात तो तत्पुरुष है क्या, हम तत्पुरुष को कैसे पहचानें। तो तत्पुरुष पहचानने के लिए हमें कारक चिन्हों को देखना होता है। जो सूत्र बताया था समास का, अब कितय दद्दा, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व, ये 6 भेद होते हैं। इन 6 भेदों में से सबकी पहचान बताई थी आपको। तो तत्पुरुष समास की जो पहचान है वो है कारक या विभक्ति। तो मित्रों विभक्ति जो सामासिक पद होता है या समस्त पद होता है उसमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन विभक्ति हमें कहाँ दिखाई देती है, जब हम समास विग्रह कर लेते हैं। समास विग्रह करने पर ही विभक्ति दिखाई देती है। तो हमें समास विग्रह करना होता है। मित्रों समास में तत्पुरुष समास जो है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए पहला समानाधिकरण समास और व्यधिकरण समास। मित्रों आपको लग रहा होगा कि समानाधिकरण और व्यधिकरण बहुब्रीहि के भी भेद थे। तो मित्रों बहुब्रीहि के 4 भेद होते हैं और तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब आप यहां देखें कि समानाधिकरण के पुनः 2 भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। मित्रों कर्मधारय क्या है, कर्मधारय में विशेषण विशेष देखा जाता है, विशेषण विशेष या उपमान उपमेय देखा जाता है। इसको आप पढ़ चुके हैं पहले। और द्विगु को आगे पढ़ेंगे। द्विगु में संख्यावाची होता है शब्द, प्रथम पद संख्यावाचक होता है, वहां द्विगु होता है। तो कर्मधारय और द्विगु ये तत्पुरुष के भेद होने के कारण इनको उपसमास भी कहा जाता है। इसीलिए संस्कृत में मूल समासों की संख्या 4 कही गई है और कुल समासों की संख्या 6 कही गई है। मित्रों तत्पुरुष के और भी कुछ भेद होते हैं जो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, प्रादि वगैरह। यहां आप देख रहे हैं समानाधिकरण के 2 के बाद व्यधिकरण में आते हैं। तो व्यधिकरण में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो व्यधिकरण के 6 भेद होते हैं। मित्रों यही भेद हिंदी में स्वीकार किए गए हैं, बल्कि संस्कृत में तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं और हिंदी में तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। यहां से प्रश्न भी आ चुका है कि तत्पुरुष के भेद कितने हैं। मित्रों हिंदी में ये प्रश्न आया और उसमें 6 ऑप्शन में ही नहीं था, ऑप्शन में 2 था। तो बहुत सारे लोगों ने वहां कंफ्यूज हो गए, बहुत सारे लोग 2 को लगाया ही नहीं, क्योंकि जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है या संस्कृत में इस सिस्टम से समास पढ़े हैं केवल उन्हीं को पता था। तो आप ये विभाजन जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये द्वितीय क्या है, विभक्ति, मतलब कर्म से लेकर जो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण ये होते हैं। तो इसमें प्रथमा को छोड़ देते हैं, अर्थात कर्म कारक को छोड़ देते हैं और नीचे संबोधन को छोड़ देते हैं, क्योंकि हिंदी में कारक 8 होते हैं। तो पहले और 8वें को छोड़ देते हैं, तो बीच के जो 6 बचते हैं वही व्यधिकरण के भेद होते हैं या व्यधिकरण तत्पुरुष के भेद होते हैं। तो द्वितीया में देखिए आप, द्वितीया मतलब कर्म। तो कर्म का आप उदाहरण देखें या कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है। कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता स्वीकार नहीं करना है, यहां कर्ता को लेना नहीं है, कर्म से लेना है। तो कर्म का कारक चिन्ह होता है को।
तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति है, हमें को लेना है, तो ग्राम गतः शब्द है, और जब इसका विच्छेद करेंगे तो ग्रामम गतः करेंगे। मित्रों यहाँ ग्रामम क्यों आया? आपने रूप पढ़े हैं, रूप की आवश्यकता हमें यहाँ महसूस हुई, इसीलिए आपको बीच में रूप का वीडियो डाला गया, ताकि आप वहां रूप भी देख सकें। तो अब जब बीच में, भले वो टेक्निकल फॉल्ट था या टेक्निकल एरर था जो हम लोग नहीं बना पाए वीडियो या आप तक पहुंचा पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं क्रम बिगड़ा, लेकिन उससे अगर उसको पॉजिटिव लें तो पॉजिटिव लेने में यह है कि आपको वहां रूप भी बनने लगे, तो ये और बेहतर समझ में आएंगे। आप अकारांत पुल्लिंग के रूप आपने देखे होंगे, वहां कह कम केन काय कात कश कौ कौ भ्याम 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 यो यो काह कान कह केभ्या केभ्या नामलाम केसु। तो वहां जो द्वितीय विभक्ति है उसमें तुक क्या आती है? कम। रामम, सुरेशम, मिथिलेशम, महेशम, इसलिए यहां द्वितीय विभक्ति के अनुसार समास विग्रह किया गया है, तो ग्राम का ग्रामम। और ग्रामम शब्द का अर्थ क्या होगा? गांव को, और गता मीन्स गया हुआ, तो गांव को गया हुआ। तो जब को आएगा वहां समास विग्रह में तो हम समझ जाएंगे कि ये द्वितीय विभक्ति का है। मित्रों कूप पतितः, तो कूपम पतितः, कुएं में गिरा हुआ। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हम आपको दे सकते हैं, जैसे कृष्णाश्रिता, तो कृष्णम आश्रिता या कृष्णम श्रिता। इस तरह से तुहिनात्यस्तः, मित्रों तुहिनम, तुहिनम मीन्स बर्फ होती है, तो तुहिनम अत्यस्तः, अत्यस्ता मीन्स फंसा हुआ, तुहिनम अत्यस्ता मतलब बर्फ में फंसा हुआ। ग्राम गतः कूप पतितः यहां लिखे हुए हैं। इसके बाद तृतीया के यदि उदाहरण देखें तो बाण हतः, और तृतीया विभक्ति की तुक क्या होगी? कहा कम केन। तो मित्रों समास विग्रह में तुक क्या आएगी? एन की, बाणेन, तो बाणेन हतः। और इसका कारक चिन्ह क्या होगा? कर्ता ने कर्म को करण से, तो से या के द्वारा, तो बाणेन हतः मतलब बाण से मारा गया। नीचे देखिए व्यास कृतम, व्यासेन कृतम मतलब व्यास के द्वारा किया हुआ, के द्वारा। फिर देखिए आप चतुर्थी विभक्ति या तृतीया विभक्ति के और उदाहरण यदि आपको चाहिए तो संकुला खंड, शंकुला खंड खूब मिलता है, शंकुलिया खंडे, शंकुलिया मीन्स शरौता, सरौते से खंड किया हुआ। जो सुपारी है, सुपारी को जब हम सरौते से काटते हैं तो सरौता मतलब संकुल, और खंडा मीन्स खंड। तो यहाँ संकुला खंडा उदाहरण खूब पूछा जाता है, ये किताबों में मिलता है। तो संकुलिया खंडः, शरौते से खंड किया हुआ। मातृ सदृशा, मातृ सदृशा, तो मातृ का जो रूप होगा तृतीय विभक्ति में वो होगा मात्रा, तो मात्रा सदृशः, ये इसी का उदाहरण है। अब आ जाएं आप चतुर्थी विभक्ति में, तो चतुर्थी विभक्ति आप सामने देख रहे हैं, भूत बलि, भूत बलि मतलब भूताय बलि, कहा कम केन काय, आय तो कांत है, तो भूताय। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए मतलब भूत के लिए बलि। मित्रों भूत वो नहीं जिससे हम डरते हैं, भूत मतलब जीव होता है, जीव के लिए बलि कहलाता है भूताय बलि। द्विजार्थ शूपः, द्विजार्थ मतलब द्विज के लिए, ब्राह्मण के लिए, शूपः शूपम, किसके लिए शूप है? द्विज के लिए, ब्राह्मण के लिए शूप है। शूप मीन्स दाल होती है मित्रों, तो ब्राह्मण के लिए दाल। और उदाहरण आपको चाहिए तो यहाँ काफी उदाहरण आपको मिल जाएंगे। गौहितम खूब पूछा गया है, गवेहितम, बस आपको रूप याद होना चाहिए। जैसे यहाँ चतुर्थी विभक्ति का है तो गौ का रूप गवे के रूप में होता है, तो गवेहितम। पितृसुखम, तो पितृसुखम, वही चतुर्थी विभक्ति का ही रूप है पितृ का। गोरक्षितम, गवेरक्षितम। रंधनस्थाली, रंधनस्थाली, रंध्र मीन्स होता है छेद,
रंधनस्थाली मतलब रंधनाय स्थाली, क्षेत्र को ढका हुआ है, ढकने के लिए जो थाली है उसको कहेंगे रंधनस्थाली। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां शब्द आता है यूप दारू। यूप दारू मतलब जो मित्रों जो यूप होता है, यूप मीन्स होता है खूंटा या खंभा या कोई बल्ली, और दारू मीन्स होती है लकड़ी। तो मंडप के लिए लकड़ी या खूंटे के लिए लकड़ी या बल्ली के लिए लकड़ी, मतलब सीधी बात जो गाड़ी जाए, यज्ञशाला में जो बल्ली गाड़ी जाती थी तो उसको खंभा कह दिया, खूंटा भी गाड़ा जाता है या बल्ली भी गाड़ी जाती है। तो यहाँ जो यूप दारू शब्द आता है वो खूंटे के लिए लकड़ी, दारू मीन्स लकड़ी। तो इस तरह से यूपाय दारू, यूपाय कह कम केन काय, चतुर्थी विभक्ति में आता है। अगला देखें आप पंचमी विभक्ति, सुखापेतः कह कम केन काय कात, पांचवें नंबर पे क्या तुक है आत, तो सुखात अपेता, सुख से दूर, क्योंकि अलग के लिए होता है। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, बंधन से अलग हो रहा है, वो मुक्त हो रहा है, बंधन मुक्त। और उदाहरण चाहिए आपको तो कल्पना पेठा, सॉरी कल्पना पोठा, कल्पना पोठा मतलब कल्पनायाह अपोठा, मतलब कल्पना से शून्य, अपोठ मीन्स शून्य होता है। स्वर्ग पतितः, स्वर्गात पतितः, स्वर्ग पतितः मतलब स्वर्ग से गिरा हुआ, तो वहां आएगा स्वर्गात पतितः। तरंगापत्रस्तः, तरंगात अपत्रस्तः मतलब तरंग से घबराया हुआ, जब बाढ़ आती है तो नदी में तरंग बन जाती है, तो तरंग में जो फंस जाता है वो उसको नीचे गाड़ देती है। तो यहां लिखा है तरंगापत्रस्तः, तरंगात अपत्रस्तः मीन्स तरंग से घबराया हुआ, त्रस्त हुआ। लेकिन यहां तरंगात कह कम केन काय कात आत आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे। षष्ठी विभक्ति में देखिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रस्य पति, कहा कम केन काय कात कस्य, तो राष्ट्रस्य। कार्य निपुण, कार्य निपुण, आप देख रहे होंगे कि यहाँ कार्यस्य क्यों नहीं है, क्योंकि मित्रों कार्य निपुण में कार्य शब्द बनता है, जो उसका रूप चलता है वहां कार्य के रूप में चलता, सॉरी सप्तमी में कार्य ए, कह कम केन काय कात कस के। लेकिन यहाँ षष्ठी में अस आता है गंगा जलम, तो यहाँ गंगा में देखिए आप गंगा या, तो गंगा चूंकि आकारांत स्त्रीलिंग है, तो आकारांत स्त्रीलिंग का जो षष्ठी विभक्ति का रूप होगा वो गंगा याह होगा, तो गंगा याह जलम। ऐसे यहाँ जल मग्ना तो जले मग्ना, कार्य निपुणा कार्य निपुणा, ए आ रहा है। ए क्यों आ रहा है तुक में, क्योंकि सप्तमी विभक्ति में ए आता है, कह कम केन काय कात कश के, तो ए आ रहा है लास्ट में। इस तरह से मित्रों ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में और भी षष्ठी के उदाहरण है, गजराजा है, द्विजराजा है। कालिदास का जरूर काल्पह दासा आपको याद करना है, कालिदास का काल्पह दासा। इस तरह से आप तत्पुरुष समास समझ सकते हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण देखिएगा। अब अगला समास पढ़ते हैं द्विगु। मित्रों ये रहा द्विगु समास। द्विगु समास आपने बहुत पढ़ा है और समासों में सबसे सरल समास है। मतलब जब से हमने समास पढ़ना शुरू किए तो हमने ये देखा कि सबसे सरल समासों में शुमार है द्विगु समास। कुछ आए या ना आए, द्विगु जरूर आ जाता था, क्योंकि इसका प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो संख्यावाची शब्द जो भी हो पहले वो आप समझ जाए, लेकिन दशानन नहीं होगा मित्रों। दशानन में भी 10 है, क्योंकि वो विशेष अर्थ है, उसका कोई विशेष अर्थ में चला जाएगा, और जब विशेष अर्थ में जाता है तो फिर वहां द्विगु नहीं बहुब्री, वरीयता में बहुब्री में पहले रखेंगे दशानन को। वही समस्या पंचवटी के साथ है, पंचानाम बटानाम समाहारा, 5 वटों का समूह द्विगु समास। लेकिन यदि आप हिंदी की या संस्कृत की लूसेंट, संस्कृत में तो नहीं है हालांकि, लेकिन हिंदी की यदि लूसेंट देखें तो उसमें पंचवटी में लिखा है कि पंचवटी अर्थात वह स्थान जो जानकी का निवास है, अर्थात में दे दिया, मतलब बहुब्री में दे दिया उसको।
जहाँ जानकी निवास करती थी वो पंचवटी है। लेकिन पंचवटी शब्द जानकी के निवास के कारण नहीं है मित्रों। पंचानाम वटानाम समाहारा, 5 वटों के समूह के कारण है पंचवटी। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि कोई विशेष अर्थ ना हो। यदि विशेष अर्थ जाता है तो भले प्रथम पद संख्यावाची है लेकिन वो बहुब्रीहि में पहुंच जाता है। लेकिन पंचवटी आप द्विगु में ही रखेंगे। वरीयता में अगर आ जाए, दोनों ऑप्शन आ जाए, तो वरीयता में आप द्विगु में रखेंगे उसको। संख्या पूर्वो द्विगु, संस्कृत में यही परिभाषा मिलती है कि संख्यावाची शब्द पहले होता है द्विगु में। सबसे पहले देखें आप नवरात्रम, उसको नवरात्रि क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 9 रात्रियों का समूह है। अब मित्रों नवरात्रि शब्द क्यों कहा? 9 दिन क्यों नहीं कहा कि 9 दिन चल रहे हैं, लेकिन 9 रात्रि ही चल रही हैं? क्योंकि मित्रों कोई भी शक्ति की आराधना होती है वो रात्रि में होती है। और ये नवरात्रि कब से प्रारंभ हुई? आपको बता दें कि युद्ध श्री राम जब रावण से कर रहे थे तो श्री राम वास्तव में युद्ध हार चुके थे। श्री राम के तरकस में एक भी तीर ऐसा नहीं था जो रावण को भेद सके, जिसका संहार रावण का कर सके। एक भी तीर या एक भी अस्त्र शस्त्र राम जी के पास नहीं बचा हुआ था। सब कुछ आजमा लिया था। जब सब कुछ आजमा लिया तो इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबकी आराधना की और सब ने हाथ खड़े कर दिए। क्यों हाथ खड़े कर दिए? क्योंकि रावण उनका भक्त था, भगवान शिव का तो अकाट्य भक्त। आप नहा धो के पूजा करते हैं, तो जब रावण नहा धो के पूजा के लिए खड़ा होता था तो ये मानिए कि जब वो मंत्र पढ़ता था तो भगवान शंकर स्वयं साक्षात चले आते थे पूजा के लिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम बिंबिदिश्वस्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। जब वो मंत्र पढ़ते थे तो शंकर जी भागे चले आते थे। पार्वती से कहते थे पहनो धुतिया जल्दी चलो, मतलब मजबूरी हो जाती थी, नहीं आते थे तो एक सिर काट देते थे। मित्रों आपको नहीं करना, अपने तो एक ही है, उनके 10 थे। इसलिए तो नवरात्रि क्यों बनी? जब कुछ नहीं बचा, देवियों को बुलाया गया तो प्रत्येक पूरे दिन जो है युद्ध करते थे, प्रत्येक रात्रि को एक शक्ति को सिद्ध करते थे राम जी। और 9 दिनों में उन्होंने 9 शक्तियों को सिद्ध कर लिया था। आपने देखा होगा कि प्रत्येक दिन अलग अलग शक्ति का दिन होता है, अलग अलग शक्ति की आराधना होती है। तो 9 दिनों में 9 शक्तियों को साक्षात सामने बुला लिया था और तब उनसे कहा था कि आप लड़ें। तो देवियों ने क्या कहा था कि हम युद्ध नहीं कर सकते हैं रावण से। हाँ, शक्तियों ने क्या किया? विभीषण का माइंड मेकअप किया। और जब विभीषण ने बताया कि इनके नाभि में अमृत है, यहां आप कोई भी साधारण सा बाण मारिए, नाभि कुंड सूख जाएगा, जो भी अमृत कुंड है नाभि में, और रावण मारा जाएगा। जब रावण मरने लगे तो राम जी ने कहा था लक्ष्मण से कि जाओ, एक विद्वान का अंत हो रहा है, एक वीर का अंत हो रहा है, इनसे कुछ सीख लो। लक्ष्मण तो शेषनाग के अवतार थे, वो तो भनभनाते हुए गए। विनयशीलता थी नहीं, रावण ने कुछ नहीं सिखाया। तो बोले रावण ने कुछ नहीं सिखाया। तो राम जी बोले कि चलो मैं चलता हूं। तो राम जी ने वहां रावण को साष्टांग प्रणाम किया है कि हे ब्राह्मण, आज आप जा रहे हैं, हमें भी यहां से जाके राजा बनना है, राजनीति करना है, तो कुछ बताते जाइए। तो फिर रावण ने उपदेश दिए हैं और उन उपदेशों को राम ने सीखा है। तो मित्रों ये नहीं है कि अपने शत्रु से हमने नहीं सीखना है। अगर सीखने लायक है तो हम शत्रु से भी सीख सकते हैं, उसी चरित्र को अपनाना है। और वहां रावण ने कहा भी था कि मैं हर चीज में तुमसे बड़ा हूं, धन में, बल में, उम्र में, जाति में, धर्म में, यश में, कीर्ति में, हर चीज से रावण बलवान था। फिर भी मैं मारा गया क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं। रावण ने ऐसा स्वयं कहा था। तो भाई का साथ जरूर दीजिए। नवानाम नवरात्रम, नवानाम रात्रि नाम समाहारा,
इसलिए वो नवरात्रियां बनी, क्योंकि रात्रि में शक्ति की उपासना होती है, इसीलिए रत जगा करते हैं। तो नवा नाम रात्रि नाम समाहारा, नवरात्रियों का समूह। त्रिभुवनम, भुवन मीन्स मित्रों संसार होता है, और भवन मीन्स घर होता है। 3 भुवनों का समूह, भवनों का नहीं, भुवनों का, 3 लोकों का समूह। आपने गाना सुना होगा, 3 ध्वजा तीनों लोक से आई, आल्हा की ध्वजा नहीं आई हो मां। तो 3 ध्वजा तीनों लोक से आई, वही 3 लोक, आकाश लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक। त्रयाणाम भुवनानाम, मित्रों यहां त्रयाणाम कर दें या त्रयाणाम कर दें, अर्थ परिवर्तन नहीं होगा, नकार का नकार होने पर अर्थ नहीं बदलता। तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, 3 भुवना का समूह। आप पंचवटी की चर्चा हम कर चुके हैं, पंचानाम बटानाम समाहारा। यहां देखें आप चतुर्युगम, चतुर्नाम युगानाम समाहारा, 4 युगों का समूह। 4 युग कौन से? सबसे पहले त्रेता युग, त्रेता है मित्रों, शतयुग सबसे पहले जिसमें विष्णु की सत्ता थी। दूसरे नंबर पर त्रेता है जिसमें राम की सत्ता थी। तीसरे नंबर पे द्वापर है जिसमें कृष्ण की सत्ता थी, और चौथे नंबर पर कलयुग है। कलयुग, कल की अवतार होगा, कल पुर्जों का युग है, ये मशीनी युग है, ये वो कलयुग है। पहले स्वर्ण युग था, फिर कौन सा आया स्वर्ण युग के बाद? चांदी का युग आया। पहले सोने का युग, फिर चांदी का युग, फिर कांसे का युग, और अब लोहे का युग। क्वालिटी गिरती गई, स्वर्ण युग, रजत युग, कांस्य युग और लौह युग। तो कलयुग लौह युग के नाम से जाना जाता है। तो ये चतुर्नाम युगा नाम समाहारा, 4 युगों का समूह चतुर्युगम। पंचगव्यम, मित्रों पंचानाम गव्यानाम समाहारा। पंचानाम गव्यानाम समाहारा मतलब जो गाय के 5 तत्व होते हैं या गौ से उत्सर्जित 5 तत्व होते हैं, उनके समूह को पंचगव्य कहते हैं। तो उनके समूह को पंचगव्य, कौन कौन से गौ से उत्सर्जित तत्व हैं? सबसे पहले दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र। ये 5 तत्व जो गौ से उत्सर्जित हैं वो पंचगव्य हैं। अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा। मित्रों अष्टाध्यायी व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक जो महर्षि पाणिनि कृत है, आज की व्याकरण का मूल आधार है अष्टाध्यायी। लेकिन जब ये मूल रूप में प्राप्त हुई तब सपात सप्ताध्याय थे, इसमें 7.25 अध्याय थे। पादौन अध्याय अन्य विद्वानों ने जोड़कर इसको नाम के अनुरूप बनाया अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी इसका नाम क्यों है? क्योंकि अष्टानाम अध्याय नाम समाहारा, क्योंकि 8 अध्यायों का समूह है। सप्ताह है, सप्ताह क्यों बोलते हैं? सप्ताह नाम अहनाम समाहारा। मित्रों अहन मीन्स दिन होता है, 7 दिनों का जो समूह होता है वो सप्ताह कहलाता है। सप्ताह नाम अहनाम समाहारा। मित्रों एक पंच पात्र बहुत आता है शब्द, पंचानाम पात्राणाम समाहारा, 5 पात्रों का समूह, 5 बर्तन, जिससे आप शादियों में जाके पांव वगैरह पूछते हैं 5 बर्तनों के द्वारा, वो पंच पात्र हैं। द्वयमात्रा द्वयो मात्रो अपत्यम पुमान। मित्रों जिनकी 2 माताएं हों उस पुत्र को द्वयमातुरा कहते हैं या द्वयमातुर कहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण, वो द्वयमातुर है। सप्तहस्त प्रमाण, सप्तहस्त प्रमाणम यस्य सः, जो 7 लोगों के द्वारा, 7 हाथों के द्वारा प्रमाणित है, वो सप्तहस्त प्रमाण कहलाता है। मित्रों तो द्विगु आपको समझ में आ गया होगा, यही उदाहरण है जो खूब परीक्षा में आए हैं। अब द्विगु के बाद हम चलते हैं द्वंद्व में। मित्रों द्वंद्व में यही सब चीज, जो भी द्वंद्व की विशेषता होंगी, द्वंद्व के भेद होंगे, वो द्वंद्व में पढ़ते हैं। तो देखिएगा द्वंद्व समास। मित्रों ये रहा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आप देख रहे हैं उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। उभय मीन्स होता है दोनों, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन कम कौन ज्यादा, मतलब इसको हम निश्चित ना कर पाए, वहां द्वंद्व होता है। द्वंद्व मीन्स लड़ाई,
तो लड़ाई में कोई ना हारे, कोई ना जीते, द्वंद्व हो बिल्कुल, कोई कम ना हो। जितने माता हैं उतने ही पिता हैं, जितनी माता उतने ही पिता, जितना रात उतना ही दिन, जो भाई का कैडर वही बहन का। तो ये समान पद हैं। कुछ लोग मित्रों यहाँ डैश से पहचानते हैं, योजक चिन्ह से, हाइफन। तो योजक चिन्ह से नहीं पहचानना है आपको, योजक चिन्ह तो अन्य जगह भी मिल जाते हैं, तो योजक चिन्ह कोई पहचान नहीं है, बराबरी वाले पद देखना है। लेकिन संस्कृत में बिल्कुल अलग है। आप देखिए, उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व होता है। और द्वंद्व के 3 भेद बताए गए हैं, इतरेतर द्वंद्वः, समाहार द्वंद्वः और एक शेष द्वंद्व। तो ये आप इतरेतर द्वंद्व में देख रहे हैं कि प्रथमा द्विवचन में शब्द होगा, तो शब्द को देखकर ही हम पहचान सकते हैं कि वो कौन सा द्वंद्व है, इतरेतर है, समाहार है या एक शेष है। मित्रों देखिए, यहाँ राम लक्ष्मणौ, हरिहरौ, कृष्णार्जुनौ, शिव केशवश्च, तो यहाँ शिव केशवौ, इस तरह से शब्द को हम पहचान सकते हैं। आप देख रहे हैं कि सबकी तुक औ में है, औ औ औ, तो औ की तुक कहाँ होती है? आपको आज रूप पढ़ा है हमने, शब्द रूप। तो जो कौ कौ भ्याम 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 यो यो, जो द्विवचन वाली लाइन है अकारांत पुल्लिंग की, आप देखिए कि उसमें औ आता है, तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन, ये लिखा है प्रथमा विभक्ति द्विवचन शब्द होता है। तो शब्द को देखकर पहचान जाएंगे, जहां शब्द में औ लगा हो पीछे वो इतरेतर द्वंद्व है। और हमेशा द्वंद्व समास में समास विग्रह करते समय दोनों पदों के अंत में चा लगाते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है, दोनों पदों के अंत में चा। राम लक्ष्मणौ है तो रामश्च लक्ष्मणश्च, ऐसा नहीं कि राम और लक्ष्मण, तो केवल और बीच में लगा देना है बस, तो गलत हो जाएगा। तो रामश्च लक्ष्मणश्च या रामः च लक्ष्मणः च, जब विसर्ग के बाद चा होता है तो विसर्ग के स्थान पर सीटी वाला सा या तालव्य सा आ जाता है संधि के नियमानुसार। मित्रों कौन सी संधि होती है वो? तो विसर्ग संधि का पहला ही नियम है ये कि यदि विसर्ग के बाद चा अथवा छा हो तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा होता है। देखिएगा आप जहां विसर्ग संधि पढ़ाई है आपको। तो यहाँ राम लक्ष्मणौ तो रामश्च लक्ष्मणश्च, हरिहरौ तो हरि चा और हरश्च। मित्रों हरिहरौ शब्द का अर्थ क्या? हरिहर, अपन कहते हैं ना नहाते समय या हरिहर, तो हरि मीन्स होता है विष्णु। वैसे हरि अनेकार्थी शब्द है, हरि मीन्स विष्णु, हरि मीन्स ब्रह्मा, हरि मीन्स शंकर, हरि मीन्स सर्प, हरि मीन्स मयूर। हरि बोले हरि ने सुनी, हरि गए हरि के पास, और वे हरि तो हरि में गए, हरि भय उदास। बहुत सारे शब्दों के अर्थ हैं ऐसे, हरि बोले हरि ने सुनी। हरि बोले मतलब कौन बोला? मेढक बोला, हरि ने सुनी मतलब सांप ने सुना, और हरि गए हरि के पास मतलब सांप मेढक के पास गए, लेकिन वे हरि तो हरि में गए। मेढक पानी में चले गए मतलब पानी को भी हरि कहते हैं, और हरि भय उदास, सांप उदास हो गए। तो हरि अनेकार्थी शब्द है, तो हरि यहाँ हरिहरौ शब्द का वास्तव में हरि शब्द का यहाँ जो अर्थ है वो विष्णु है, और हर का अर्थ भगवान शिव है। तो हरिचा हरश्च, कृष्णार्जुनौ कृष्णश्च अर्जुनश्च, शिव केशवौ शिवश्च केशवश्च। अब देखें आप समाहार द्वंद्व, तो समाहार द्वंद्व की क्या पहचान है, कैसे पहचान है? तो आप शब्द को देखिए, द्वितीय एक वचन में होता है, जो द्वितीय विभक्ति होती है मित्रों, रूप में फिर पहुंच जाइए आप अकारांत पुल्लिंग के रूप में, राम के रूप में। तो कह कम, रामः रामम, तो रामम क्या है? द्वितीय विभक्ति है। तो द्वितीय विभक्ति में एक वचन का जो भी रूप होगा उसकी तुकांत कैसी होगी? अम के रूप में। तो पाणिपादम, यवचणकम, पुत्र पौत्रम, इस तरह से जहां शब्द आए वहां समाहार द्वंद्व होता है, ये पहचान है। बाकी समास विग्रह की बात है तो विग्रह बिल्कुल वैसा ही होगा, जैसे पाणिचा पादौचा। यव चणकम, यव मीन्स होता है जवा, चणकम मीन्स होता है चना मित्रों, तो जवा और चना। यहाँ पाणी पादम की बात करें तो पाणी मीन्स हाथ और पादम मीन्स पैर।
तो हाथ पांव है, वो हाथ पैर है। और ये यव चड़कम जवा चना है, तो यवश्च चड़कश्च। पुत्र पौत्रम मतलब पुत्रश्च पौत्रम च, या पुत्र और पौत्र। अब बात आती है एक शेष द्वंद्व की। तो मित्रों एक शेष द्वंद्व क्या है? जिसमें एक पद शेष रहता है। आप देखिए यहाँ पाणिपादम 2 पद हैं, यव चड़कम में 2 पद हैं, पुत्र पौत्रम में 2 पद हैं, शिव केशव में 2 हैं, कृष्णार्जुनौ हरिहरौ राम लक्ष्मणौ। लेकिन एक शेष द्वंद्व में जो सामासिक पद होता है या समस्त पद होता है उसमें एक ही पद होता है, 2 नहीं होते हैं। देखिए आप पितरौ मयूरौ पुत्रौ अजौ, तो जहां एक पद में मिले, लेकिन एक पद वाला शब्द तो मिलेगा, लेकिन वो शब्द कैसा होगा? औ के रूप में होगा। लेकिन औ के रूप में अगर 2 हो तो इतरेतर है, अगर अकेला हो तो एक शेष, इसमें लिखा है ना एक शेष बचे, वो एक शेष द्वंद्व है। तो ये इसकी पहचान है। एक शेष कौन रहता है? क्योंकि इसमें देखिए एक स्त्रीलिंग का शब्द है और एक पुल्लिंग का शब्द है। पितरौ शब्द का अर्थ होता है माता पिता, तो माता चा पिता चा। लेकिन जो एक शेष शब्द बचेगा समासिक पद, वो पुल्लिंग पद में ही औ लगेगा। पितरौ, यहाँ देखो मयूरौ पुत्रौ अजौ, तो पुल्लिंग में औ लगेगा। लेकिन जब समास विग्रह करेंगे तो स्त्रीलिंग को पहले लाएंगे। पितरौ मतलब माता पिता, तो माता को पहले लाएंगे, पिता को बाद में, तो माता चा पिता चा। ऐसे मयूरौ तो मयूरी चा मयूरश्चा, मतलब मोरनी और मोर, तो मयूरी चा मयूरश्चा। ऐसे पुत्रों में दुहिता चा पुत्रश्चा, दुहिता मीन्स पुत्री। और यहाँ अजौ तो अजा चा अजश्चा, अजा मीन्स बकरी और अज मीन्स बकरा। इस तरह से आप द्वंद्व पढ़ चुके हो। समास पूरे खत्म हो गए। निश्चित तौर पे आप से समास बनने लगे होंगे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। बाकी आप क्या सोच रहे हो वो मैं नहीं जान सकता, वो तो परीक्षा बताएगी। मित्रों आपके भाई के समान मुझे आपकी चिंता है, पिता के समान चिंता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि मैं आपका हित ही सोच रहा हूं हर प्रकार से। क्यों सोच रहा हूं? क्योंकि आपके हित में मेरा हित है, आपकी सफलता में मेरी सफलता निहित है। इसलिए तो मुझे आपकी चिंता के साथ अपनी भी चिंता है, या ये कह लें कि मेरी अपनी चिंता है, इसलिए मुझे आपकी चिंता है। ठीक है, तो आप इनको पढ़िएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा किस समास के कितने भेद होते हैं, उनके उदाहरण कैसे होते हैं। एक सारणी आप संयुक्त रूप से बना लें। आप नोट्स निर्माण कर ही रहे होंगे, तो बेहतरीन नोट्स आपका एक तैयार हो जाएगा। जब वो नोट्स तैयार हो जाएगा तो परीक्षा के पहले आप बस वो ले लीजिए, जैसे सोने के पहले एक टैबलेट ली जाती है, बढ़िया नींद आती है, ऐसे ही आप परीक्षा के पहले बस इसको देख लें एक बार, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। मित्रों आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस,
कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर। ठीक है, आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MPTET के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और MPTET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से, उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।